हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी का लिखा हुआ एक बेहतरीन उपन्यास। तो चलिए आज हम इस उपन्यास का पहला भाग शुरू करते हैं। शहर लखनऊ एक शहर नवाबों का, तहजीब और नजाकत का, शानो शौकत और इश्क मोहब्बत का। इस शहर का हर कोना लोगों को लुभाता है। कदम कदम पर कई कहानियां बिखरी पड़ी है। इस शहर लखनऊ के लिए एक शायर ने क्या खूब लिखा है। ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकान है जहाँ अवध की शाम है। जवा जवा हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी। ये शहर हमेशा ही आबाद रहा है और आज भी लोग इसके दीवाने हैं। झिलमिलाती शामों की खुशबू, गोमती नदी का किनारा, इसी फिजा में बिखरी एक प्रेम कहानी आज भी लोगों को रुला जाती है। एक सुहानी शाम थी। प्रोफेसर काशीनाथ जल्दी से घर में लौटने की तैयारी में थे। उनकी बेटी नंदिनी ने कोहराम मचा रखा था। वो किसी की भी सुन नहीं रही थी। दरअसल प्रोफेसर काशीनाथ घर के लिए ही निकल रहे थे, लेकिन उनके प्रिय छात्र आकाश के लिए उन्होंने कमरा देख रखा था। उसे वही दिखाने जा रहे थे कि तभी घर से फोन आ गया। माफ करना आकाश बेटा, पहले घर चलता हूँ। मेरी बेटी नंदिनी बड़ी जिद्दी स्वभाव की है। कब किस बात पर बिदक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले चलकर उसे शांत करवा दूँ, फिर कमरा देखने चलते हैं। कोई बात नहीं सर, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। नहीं नहीं आकाश, तुम्हारी पढ़ाई में मैं कोई बाधा नहीं आने दूंगा। अब तक प्रोफेसर साहब का घर आ चुका था। घर क्या, पूरा बंगला था। नंदिनी की चीख बंगले की दहलीज को चीरती बंगले के बाहर बने बगीचे में बिखर रही थी। आकाश और प्रोफेसर साहब अभी गाड़ी से उतरे ही थे कि नंदिनी भागती हुई बाहर आई। मैडम मेरी, महाराज जी और माली काका उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सबको धकेलती हाथ छुड़ाकर भाग गई और प्रोफेसर साहब के सामने जा खड़ी हुई। नंदिनी बेटा, ये सब क्या है, इतना शोर? और हाँ हाँ डांट लो, आप भी डांट लो, मेरी कोई सुनता कहाँ है। मुझे मेरे से नहीं पढ़ना। जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी मैं खाना नहीं खाने वाली, समझे आप प्रोफेसर साहब? ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर जबरन बिखर आई जुल्फों को पीछे झटका और अपनी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखों को तरेरा। साथ ही लंबी चोटी को हाथों में घुमाने लगी। वक्त शाम का था, पर शाम की मल्लिका वो थी। प्रोफेसर साहब ने लखनवी अचकन को ढीला करते हुए माथे पर पसीना को पोंछा और आकाश की तरफ देखा, जो गाड़ी की दूसरी तरफ खड़ा चुपचाप ये दंगल देख रहा था। उसे नंदिनी पर पहले तो कुछ गुस्सा आया, पर बाद में थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन प्रोफेसर साहब की परेशानी पर आए पसीने ने उसे फिर से शांत कर दिया। ऐसी कैसी लड़की है जो किसी की सुनती नहीं, अपने पिता की भी नहीं? तभी प्रोफेसर साहब ने आवाज दी, आकाश बेटा, तुम गाड़ी के पीछे क्यों खड़े हो, यहाँ आ जाओ। आकाश का नाम सुनते ही नंदिनी ने उसे तिरछी नजर से देखा। तब तक आकाश उसके पास आ चुका था, जिसे देखते ही नंदिनी ऐसे शांत हो गई जैसे छुई मुई का पौधा, एकदम शांत धारा से। उसकी शरारती आंखों में सवाल और हया दोनों साथ साथ थे। वो वहीं जड़ हो गई, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर ऐसे मसल रही थी जैसे कोई रेशम की डोर में गांठें लगाए और वो फिसल जाए। पैरों के नाखूनों से भी जमीन पर जाने कौन सी आकृति बना रही थी, लेकिन आकाश, वो तो निरा आकाश था, उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। आसमानी शर्ट, काली पेंट, आपस में उलझे घुंघरालू बाल, सामान्य रंग, गहरी आंखें और होठों पर मुस्कान। पेंट की जेब में हाथ डाले वो कब से नंदिनी को देख रहा था। कुछ कहना चाहता था, पर वो अपने प्रोफेसर साहब के घर पहले पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसके भाग्य पर कुल्हाड़ी चले। दरअसल आकाश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
घर में सौतेली माँ उससे मजदूरी करवाना चाहती थी, पर आकाश को पढ़ने की लगन उसे लखनऊ ले आई। उसके पिता उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे। यहाँ आकाश महीनों धूल फांकने और सड़कों पर रात गुजारने के बाद काशीनाथ जैसे महान शिक्षा के जौहरी की पारखी नज़र आकाश नाम के अनमोल हीरे पर पड़ी। उन्होंने उसे हर तरह से मदद करने का मन बना लिया। आकाश के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था, इसीलिए वो चुप था। लेकिन तभी प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे आकाश बेटा, ये मेरी बेटी नंदिनी थोड़ी जिद्दी है, पर दिल की बड़ी साफ है। अब तुम ही इसे समझाओ, ये मेरी भी नहीं सुन रही। ये सुनकर जहाँ आकाश असमंजस में था कि वो कहे तो क्या कहे, वहीं नंदिनी के दिल की धड़कन सर पर दौड़ने लगी। वो मन में सोचने लगी, भला इस लंगूर को पिताजी क्यों बोलने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं ये क्या बोलेगा। नंदिनी का मन किया कि वो वहां से भाग जाए, पर पता नहीं क्यों उसके पैर ही नहीं उठे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रुके और सुने, और आकाश उसके बारे में क्या कहने वाला है। वो कुछ कहना चाहती थी कि तभी आकाश ने नंदिनी को देखते हुए कहा, सर, आप इनके पिता हैं और इन्हें अच्छे से समझते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये शरारती है, शायद कोई और वजह हो। नंदिनी ने सोचा, ये पगला परदेसी क्या कह रहा है, हम शरारती नहीं। नंदिनी, ये तो तेरी सरासर बेइज्जती है। ये पहला ऐसा शख्स है जो तुझसे डरा नहीं। उसने धीरे से उसे घूरा और उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई पेच ढीला हो। खैर बच्चों, हमने अच्छे अच्छे को सीधा किया है, भला तुम कौन से खेत की मूली हो। नंदिनी सोच ही रही थी कि आकाश ने कहा, नंदिनी जी आप बहुत प्यारी है, बस सर की बात मान लिया कीजिए, वरना ये आपकी शादी कर आपको दूसरे घर भेज देंगे। मेरी माँ कहती थी, जो लड़कियां कहना नहीं मानती उनकी शादी कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। नंदिनी सोचने लगी, भला अब ये ससुराल कौन सी बला है। केतकी से पूछूंगी, पर एक बात तो समझ आ रही है कि ये मुझे यहाँ से भगाकर खुद यहाँ कब्जा करके रहना चाहता है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। पता नहीं क्यों नंदिनी ये सब सोचती रही, लेकिन बोल नहीं पाई और चुपचाप अंदर चली गई। कोई और मौका होता तो अब तक सामने वाले पर 2-4 वार और कुछ गालियों की बौछार हो चुकी होती। प्रोफेसर साहब के साथ मैडम मेरी, महाराज जी और मालिक काका सब हैरान थे। जब से नंदिनी यहाँ आई है, ये पहला मौका है जब नंदिनी ने किसी की बात मानी हो, और वो भी एक अजनबी की। वाह आकाश, तुमने तो वो कर दिया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है सर, दरअसल नंदिनी जी अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होगी। मेरी भी माँ नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ उनकी परेशानी। जो भी हो, पर तुमने कमाल कर दिया। अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना। महाराज जी, आप खाने का प्रबंध जल्दी से कर दे, तब तक हम आकाश के लिए एक कमरा देखकर आते हैं। जीवनलाल ने एक कमरा बताया है जो बाजी किराए और मुनासिब जगह पर है। सर, माफ़ी चाहता हूँ, पर इस वक्त आपको नंदिनी मैडम के पास होना चाहिए। मेरा क्या, जैसे इतने दिन वैसे एक दिन और सही। पर आकाश, नहीं सर, आप नंदिनी के पास जाइए, उनसे बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। पर बेटा तुम खाना खाकर जाओ, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। आकाश उन्हें मना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे वहीं रुकना पड़ा। प्रोफेसर साहब ने महाराज जी को चाय बनाने को कहा और खुद मेहमान खाने में आकाश के साथ बैठ गए और बोले, नंदिनी अभी शांत है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय तो पी ही सकता हूँ। आकाश अपने स्वभाव के अनुकूल चुपचाप बैठा था। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि नंदिनी कैसी लड़की है, पर ये शुरू से ऐसी नहीं थी। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, पर वो वाकई में बहुत अच्छी है। तुम ठीक कहते हो। दरअसल जब नंदिनी 5 बरस की थी, तभी उसने अपनी माँ को खो दिया। वो माँ को नंदिनी की दुनिया थी। वो माँ जो नंदिनी की दुनिया थी। अपनी माँ के इस तरह अचानक जाने के साथ साथ माँ का लाड प्यार, उसकी ममता, उसकी फिक्र, उसका देखभाल सब चला गया। मैं नंदिनी की देखभाल करना चाहता था, पर नई नई नौकरी लगी थी। सरकारी कामकाज के चलते बेटी को समय नहीं दे पा रहा था। लोगों ने दूसरे विवाह के लिए भी सलाह दिया, पर मैं जानता था नंदिनी के लिए ये फैसला बिल्कुल गलत था, इसीलिए मैंने मना कर दिया।
तब लोगों ने नंदिनी को उसकी दादी के पास गाँव भेजने की सलाह दी और मुझे ठीक लगा क्योंकि छोटी बच्ची, शहर का माहौल, ऊपर से काम की व्यस्तता। मैंने जरा भी देर नहीं की और अगले शनिवार को ही उस मासूम और अबोध नंदिनी को गाँव माँ के पास छोड़ आया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नंदिनी ऐसे जीवन की आदी नहीं थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, माँ भी नंदिनी का बहुत ध्यान रखती थी, पर कठोर अनुशासन और बेवजह की रोक-टोक ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। जैसे-जैसे नंदिनी बड़ी होने लगी, उसकी शरारतें बढ़ने लगी, उसके अंदर एक विद्रोह की भावना आ गई। उसका एक ही मकसद बन गया, सबको परेशान करना। 13 साल की उम्र आते-आते तो उसने गाँव के कुछ लड़कों को पीट भी दिया। अब तो उसने गली-मोहल्ले के सभी बच्चे और गाँव वाले डरने लगे थे। जिससे उसका कोई भी दोस्त या सहेली नहीं रह गया। उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जब भी उसे देखता तो मुझे मेरी वही 5 साल की मासूम नंदिनी दिखाई पड़ती। लेकिन बात जब हद से आगे बढ़ गई तब मैं नंदिनी को वापस यहाँ ले आया। 6 महीने से ऊपर हो गए। मुझे लगा था नंदिनी यहाँ के माहौल में ढल जाएगी और सुधर जाएगी, लेकिन उसकी शरारतें अभी की वैसी ही है। पर पता नहीं क्यों मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। वो इसीलिए सर कि उसकी शरारतें सिर्फ दिखावटी है। वो आपका समय, प्यार, दुलार चाहती है जो कभी उन्हें उनकी माँ दिया करती थी। अब मैं ये नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता, आमदनी का कोई ज़रिया भी तो नहीं है। इसके आगे की पढ़ाई-लिखाई और शादी-विवाह का खर्च कैसे होगा, देखता हूँ क्या होता है। इतने में नंदिनी चाय लेकर आई। उसने अपने हाथों से प्रोफ़ेसर साहब और आकाश को चाय का कप दिया और वापस चली गई। प्रोफ़ेसर साहब बोले, देखा अगर इसका मूड ठीक हो तो कितना भोली लगती है, लेकिन इसका मूड ठीक बहुत कम रहता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें चाय का कप दे रही है। वरना तो ये कब किसके साथ क्या शरारत कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। आकाश मुस्कुराकर रह गया। उसने चाय का कप उठाया ही था कि उसकी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी जो आधी खुली थी। उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो जान गया कि नंदिनी चुपके से उसे देख रही थी। और जैसे ही चाय का पहला घूंट उसने मुंह में गया, वैसे ही मुंह से बाहर जा गिरा और वो जोर से खांसने लगा। तभी नंदिनी जोर से ताली बजाती और हंसते हुए बाहर आई और बोली, वो परदेसी बाबू, आपको तो चाय पीने का भी ढंग नहीं, आपके यहाँ ऐसे चाय पीते हैं क्या? आकाश ने कहा, माफ कीजिएगा, जरा मुझे खांसी आ गई थी इसीलिए। प्रोफेसर साहब को समझते देर न लगी कि नंदिनी ने फिर कोई शरारत की है। उन्होंने नाराज होकर कहा, अब तो हद हो गई नंदिनी, मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? पर मैंने क्या किया पिताजी, चाय इन्होंने गिराई और डांट आप मुझे रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आप मुझे ही दोषी मान रहे हैं। आकाश बीच में बोलते हुए बोला, नंदिनी जी ठीक कह रही है सर, चाय मेरी गलती से गिरी है, अब आप उन्हें कुछ मत कहिए। ये कहकर आकाश ने पूरी चाय एक घूंट में खत्म कर दी। ऐसा करते समय नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबरा कर अंदर चली गई। आकाश की आंखें लाल हो गई, चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। प्रोफेसर साहब समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। आकाश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर आकाश वहीं जड़वत बैठा रहा, पर नंदिनी बुरी तरह घबरा गई। आकाश ने एक घूंट में पूरी चाय पी ली, पर उसकी आंखें लाल और पसीने में भीगा शरीर देखकर प्रोफेसर साहब ने तुरंत उसका कप उठाकर देखा, जिसे देखते ही वो गुस्से में भरकर चीखे, नंदिनी! हालांकि आकाश ने उन्हें रोकना चाहा, पर वो नहीं माने। वो इस आवाज को सुनकर नंदिनी भी कांप उठी। वो डरते-डरते बैठक में आई तो तुरंत उसके पिताजी ने उसे वो कप दिखाते हुए कहा, ये चाय बनाई थी तुमने। अब तक मैं समझता रहा कि तुम्हारा बचपना है, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। वो दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहा है ताकि उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके, पर अगर तुम्हारी जहरीली चाय पीकर उसे कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूँगा। पिताजी, जहरीली कहाँ, बस थोड़ी-सी लाल मिर्ची ही तो। चुप करो और जाओ जाकर घी ले आओ। वो तुरंत गई और एक छोटी ग्लास में घी ले आई। प्रोफेसर साहब ने आकाश को देते हुए कहा, ये पी लो बेटा, इससे मिर्च की जलन कम हो जाएगी।
इस पगलेट की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आकाश ने जब घी पिया तो उसे कुछ राहत मिली। थोड़ी देर में उसने कहा, सर अब मुझे चलना चाहिए, खाना फिर किसी दिन। पर बेटा नहीं सर, मैं ठीक हूँ, घर जाकर पढ़ाई करनी है। ठीक है जाओ, वैसे तुम रुकते तो मुझे अच्छा लगता। नंदिनी दरवाजे से झाँक रही थी, उससे माफ़ी माँगना चाहती थी पर पता नहीं क्यों आकाश को देखते ही उसकी ज़ुबान पर ताला लग गया। आकाश उठा और बाहर चला गया। उसके जाते ही प्रोफ़ेसर साहब ने नंदिनी को बुलाया और कहा, बेटा ये बचपना नहीं है, ये सरासर बदतमीज़ी है। क्यों ना आज तुम्हें भी एक सज़ा दूँ। नंदिनी बोली, हमें सज़ा क्यों? हमने कुछ भी गलत नहीं किया। देखा नहीं आपने वो कैसे मीठा-मीठा बोलकर हमें इस घर से भगाने की फिराक में था। नंदिनी मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? प्रोफ़ेसर साहब नंदिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुछ और शोर सुनाई दिया। वो तुरंत बाहर आए, साथ ही नंदिनी भी। उनके घर से कुछ ही दूरी पर सड़क पर भीड़ लगी थी, शायद कोई एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वहाँ पर आकाश बेहोश पड़ा था और उसके माथे से खून बह रहा था। लोग आ जा रहे थे पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। किसी ने बताया कि एक कार वाले ने उसे टक्कर मार दी। प्रोफ़ेसर साहब तुरंत अपनी गाड़ी ले आए, खुद उसे अस्पताल ले गए। नंदिनी को आकाश के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर क्यों वो समझ नहीं पा रही थी। उसका जी कर रहा था वो जी भर के रोए। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो भी अस्पताल जाना चाहती थी, पर उससे आकाश की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो घर पर ही रहकर प्रार्थना करने लगी। करीब 1 घंटे के बाद प्रोफ़ेसर साहब आकाश की मरहम पट्टी करवाकर वापस आए। भगवान की कृपा से चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी। आते ही उन्होंने महाराज जी को आकाश के लिए हल्दी वाला दूध लाने के लिए कहा और आकाश, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं रहना। लेकिन सर, जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, इसीलिए फ्री में नहीं रहने को कहूँगा। तुम ठीक होने के बाद नंदिनी को पढ़ा देना। वैसे भी तुम्हारी किताबें आने में अभी कुछ दिन का समय है। तब तक तुम नंदिनी को पढ़ा दोगे और मेरी मदद कर देना। नंदिनी तुम ऊपर वाला कमरा ठीक करा दो, आकाश वहीं रहेगा। नंदिनी चुपचाप चली गई, खुद जाकर आकाश का कमरा ठीक करने लगी। अब नंदिनी आकाश का पूरा ध्यान रखती है। उसके पिताजी जो हिदायतें उसे देते थे, वही वो आकाश पर लागू करती। सुबह शाम हल्दी वाला दूध, चाय तो वो देखने भी नहीं देती, पर उसके सामने बैठकर खुद चाय जरूर पीती। ज़्यादा देर लिखाई पढ़ाई का काम भी नहीं करने देती। टाइम से सोना, टाइम से जागना, फुल अनुशासन लागू था। आकाश को प्रोफ़ेसर साहब की लाइब्रेरी की चाबी मिल गई थी। वो दर्शन शास्त्र की उन किताबों का दीवाना था, जो प्रोफ़ेसर साहब के पास थी। खाली समय में वो नंदिनी को पढ़ाता और प्रोफ़ेसर साहब के रिसर्च पेपर को चेक करता। नंदिनी वैसे तो पूरे घर की मालकिन थी, पर अब उसने आकाश की ज़िंदगी को डोर भी अपने हाथ में ले ली थी। उसके खाने-पीने, आराम और दवाई से लेकर हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। उसका ये रूप देखकर सभी हैरान थे। जो नंदिनी सारे जहाँ से पंगे लेते फिरती, अब बड़ी शांत और शालीन हो गई थी। पर आकाश को ऐसा नहीं लगता था कि नंदिनी जरा भी बदली है। उसके साथ तो उसका 36 का आंकड़ा अभी भी रहता है। मजाल है कि आकाश उसकी एक भी बात से इनकार कर दे। शिकायत सीधे प्रोफ़ेसर साहब तक पहुँच जाती है, और धमकी भी कैसी। क्यों आकाश बाबू, आपको माँ कहती थी ना कि जो लड़कियाँ कहना नहीं मानती उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है। तो हमारी माँ कहती थी कि जो लड़का मेरी बात नहीं मानेगा, उसे उल्टी छलनी से पानी भरना पड़ेगा। तुम्हारी शिकायत पिताजी से करूँगी, और फिर ये जो रिसर्च पेपर है ना, 100-100 बार लिखवाऊँगी। आकाश पीछा छुड़ाने की गरज से कहता, ठीक है परमेश्वरी, तुम्हारी सब बात मानूंगा, पर ऐसे सजा मत देना और प्रोफ़ेसर साहब से कुछ मत कहना। तब नंदिनी विजय मुस्कान के साथ गर्दन ऐंठकर आकाश को तिरछी नज़र से देखती। अब आकाश पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जाने की सोच रहा था। तब प्रोफ़ेसर साहब बोले, आकाश, जब से तुम आए हो पूरे घर का माहौल बदल गया है। मेरी नंदिनी बदल गई है, और तुम्हारी देखरेख में उसकी पढ़ाई में भी बहुत सुधार आया है। अगर तुम ठीक समझो तो तुम यहीं क्यों नहीं रहते हमारे साथ? इतना बड़ा घर है और गिनती के लोग। वैसे तुम यहाँ रहोगे तो मुझे नंदिनी की चिंता नहीं होगी। बाहर की दुनिया उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाती है, पर तुम ऐसे नहीं हो, बल्कि तुम हमेशा उसकी मदद ही करते हो।
पर सर तुम कुछ चिंता मत करो, तुम्हें किराया देने की ज़रूरत नहीं, तुम बस नंदिनी को पढ़ा देना, उसका ध्यान रखना। बस ये 2 बातें ऐसी हैं जो मैं हज़ारों रुपए देकर भी नहीं पा सकता। आकाश के पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो वह चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में गया, जहाँ नंदिनी मौजूद थी। उसे देखते ही बोली, अब बोलो, तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? बचना है क्या? तुम कोई शेरनी थोड़ी हो, भीगी बिल्ली हो तुम। क्या कहा भीगी बिल्ली? अभी बताती हूँ। पिताजी, पिताजी, देखिए इस पगलेट बंदर को हमें भीगी बिल्ली कह रहा है। अभी हम कुछ कहेंगे तो आप हमें ही सुनाएंगे, इसीलिए आप ही इसे डांटिए। पर नंदिनी बेटा वो मजाक कर रहा है, तुम भी तो उसे बंदर कहती हो। हमें पता था आप उन्हीं की तरफदारी करेंगे। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपका लाया वो रेशम का लहंगा भी नहीं पहनेंगे अपने जन्मदिन पर नंदिनी बेटा, लहंगे ने आपका क्या बिगाड़ा है? पिताजी, आप हमें बहका नहीं सकते। या तो उस जंगली पगलेट बंदर को डांटिए वरना हमसे बात मत करिए। अच्छा ठीक है, आज इस आकाश की खैर नहीं। समझता क्या है? आकाश, आकाश इधर आओ। आकाश चुपचाप नीचे आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी को भीगी बिल्ली कहने की? देखो तो कैसी गुड़िया सी है, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। तुम्हें आज नंदिनी के लिए कोई कविता लिखनी होगी उसकी तारीफ में। कविता? पर सर, ना ना, देखो मुझे पता है तुम कविता भी लिखते हो तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, 3 दिन के बाद नंदिनी का जन्मदिन है तो तुम चाहो तो उसके जन्मदिन के लिए भी कोई अच्छी सी कविता लिख सकते हो उपहार स्वरूप। ये सुनते ही नंदिनी तालियां बजाने लगी। तो ये बंदर कविता भी लिखता है। ठीक है, हमारे जन्मदिन का यही उपहार होगा। आपको हमारे जन्मदिन पर एक बहुत सी सुंदर सी कविता लिखकर देनी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज वाली नहीं लिखेंगे। आज भी आपको लिखकर देनी होगी। आकाश ने सोचा, क्या मुसीबत है? ये कविता के बारे में प्रोफेसर साहब को कैसे पता चल गया? अब तो लिखना ही पड़ेगा। और उसने ये आदेश स्वीकार कर लिया, जिससे नंदिनी और प्रोफेसर साहब दोनों खुश हो गए और आकाश कविता के शब्द नंदिनी में खोजने लगा। आकाश ने कहा, माफ कीजिएगा, जरा मुझे खांसी आ गई थी इसीलिए। प्रोफेसर साहब को समझते देर न लगी कि नंदिनी ने फिर कोई शरारत की है। उन्होंने नाराज होकर कहा, अब तो हद हो गई नंदिनी, मेहमानों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? पर मैंने क्या किया पिताजी? चाय इन्होंने गिराई और डांट आप मुझे रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आप मुझे ही दोषी मान रहे हैं। आकाश बीच में बोलते हुए कहा, नंदिनी जी ठीक कह रही है सर। च- चाय मेरी गलती से गिरी है, अब आप उन्हें कुछ मत कहिए। ये कहकर आकाश ने पूरी चाय एक घूंट में खत्म कर दी। ऐसा करते समय नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबराकर अंदर चली गई। आकाश की आंखें लाल हो गई और चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। प्रोफेसर साहब समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। आकाश बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर आकाश वहीं जड़वत बैठा रहा, पर नंदिनी बुरी तरह घबरा गई। आकाश ने उससे थोड़ा समय मांगा कविता लिखने के लिए, तो वो मुस्कुराकर सोफे पर बैठती हुई बोली, ठीक है, ले लो समय, पर कविता अच्छी होनी चाहिए, वरना देख लेना। आकाश ने कहा, शुक्रिया। करीब 5 मिनट लगे, फिर उसने ये पंक्तियां बोली, चंदा जैसा मुखड़ा तेरा, फूलों सी मुस्कान, चंचल हिरने जैसी आंखें, झरनों से तेरी चाल, फूल तितली सारे उखड़े उखड़े रहते हैं, रंग सारे जो तुम चुराए बैठे हो, पलकों का झुकना शाम के जैसे, उठती पलके हुए सवेरा, ओस से भीगी बातें तेरी, सबसे जुदा अंदाज, सुंदरता भी मांगे पानी, ऐसा रूप सुहाना है। वाह 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 वाह, क्या बात है! नंदिनी ने जोर से तालियां बजाते हुए कहा, वाह मास्टर जी साहब, आप तो सच में बड़ी अच्छी कविता लिखते हो। बिल्कुल सही ना पिताजी? हमारे जन्मदिन पर भी सुनाना ताकि केतकी को भी पता लगे। केतकी हमारी इकलौती सखी है, तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगी और आज से तुम भी हमारे अच्छे वाले दोस्त बन गए हो। ये कह के उसने हाथ आगे कर दिया। तब आकाश खड़ा कुछ सोचने लगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ भाई हाँ, अब से आकाश भी तुम्हारा दोस्त बन गया। क्यों आकाश, हाथ मिलाओ भाई। आकाश ने संकुचाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाया तो नंदिनी ने उससे हाथ मिलाते हुए खुशी के मारे उसका हाथ
हिला डाला और आकाश न अपना हाथ छुड़ा पाया न उसे रोक पाया। वो तो भला हो प्रोफेसर साहब का जिन्होंने नंदिनी को कहा, नंदिनी बेटा बस हाथ मिला लिया, वो तुम्हारा दोस्त भी बन चुका है, अब चलो जल्दी सो जाओ। सुबह मुझे एक सेमिनार में जाना है, जल्दी निकलूंगा, तुम्हें भी तो जाना है। जी पिताजी, पर केतकी ने कल घर पर बुलाया है। ठीक है, चली जाना आकाश के साथ। आकाश बेटा, अब तुम भी आराम करो, सुबह बात करते हैं। जी सर। नंदिनी और प्रोफेसर साहब चले गए, तब जाकर आकाश की सांस में सांस आई। बाप रे, क्या आफत है ये लड़की, और मुझे इसे झेलना होगा। भगवान बचाकर रखना मुझे इस आफत से। एक तो लड़की, ऊपर से इतनी चंट, और तीजे पिताजी की लाडली। नाहक ही हमने इसकी तारीफ में ये कविता सुना दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर। करते हुए आकाश ने चादर को खींचकर पूरी तरह खुद को ढक लिया और सो गया। सुबह का समय लॉन में प्रोफेसर साहब बैठे थे। महाराज जी चाय बनाने जा रहे थे। इतने में आकाश पहुंच गया तो प्रोफेसर साहब ने उसके लिए भी चाय बनाने को कहा। तभी नंदिनी आ गई। उसने महाराज जी को रोकते हुए कहा, रुक जाइए महाराज जी, आप जाइए, चाय हम बना देते हैं। बिटिया आप, हाँ हम, इतना चौंक क्यों रहे हैं? उसने देखा आकाश और महाराज दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ओह! अब समझी, आप दोनों पिछली बार की सोच रहे होंगे। घबराइए मत, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो आकाश हमारे दोस्त बन गए हैं। अब तो हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, पर आकाश के दिल में छाए शंका के बादल गहरा रहे थे। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल मैं खुद चाय बनाता हूँ, तो मैं बना लूँगा, तुम जाकर तैयार हो जाओ। अरे ऐसे कैसे बना लेंगे? चाय तो मैं ही बनाऊँगी। प्रोफेसर साहब बोले, भाई मैं तो चला, शाम तक ही आना होगा। आकाश बेटा तुम सब संभाल लेना। जी सर, वो तो मैं कर लूंगा, पर नंदिनी, हाँ उसे भी तुम्हें ही संभालना होगा। ये कहकर प्रोफेसर साहब उठकर चले गए और आकाश बेचारा बड़े दुखी मन से उन्हें जाते हुए देखता रहा। मास्टर साहब चाय पी लो। अब ये मास्टर साहब कौन है? आप? मैं? हाँ, आप मुझे पढ़ाते हैं तो मेरे मास्टर साहब हुए ना। अब आपको बंदर कहूंगी तो मेरी ही इज्जत में बट्टा लगेगा ना, इसीलिए मास्टर साहब। उसने चाय का प्याला आकाश की तरफ आगे करते हुए कहा। आकाश ने बड़े ही बुझे मन से चाय का कप लिया, पर मुंह लगाने से पहले देखा तो उसने तिरछी नजरों से नंदिनी को घूरा और पूछा, ये चाय है? हाँ, आप जैसे दिमागी काम करने वालों के लिए स्पेशल चाय। पर परमेश्वरी, इसमें चाय तो दिख ही नहीं रहा। ये तो खाली दूध है, हल्दी वाला। खसखस और बादाम भी डाला है। ये तुम पियो, मैंने अपनी चाय ली है। तब आकाश ने ध्यान दिया कि नंदिनी ने अपने लिए तो चाय ली थी, पर आकाश के लिए दूध बनाकर लाई थी। इतने दिनों से ये दूध पी पी कर मैं थक चुका हूँ। चाय उसकी पहली पसंद थी, पर जब से यहाँ आया यदाकदा ही दर्शन होते हैं। नंदिनी समझ रही थी, पर वो ऐसे चाय पी रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। आकाश भी मन मारकर कप लेकर बैठा, फिर बोला, ठीक है, पर तुमने इसमें शक्कर तो डाली ही नहीं। क्या शक्कर नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे 2 चम्मच डाली थी। पर मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है। जाओ एक और चम्मच शक्कर लेकर आओ। नंदिनी सर खुजाते हुए सोचने लगी, पर मैंने तो शक्कर डाली थी। लेकिन फिर भी वो चली गई। पर जब वो शक्कर लेकर लौटी तो उसकी भौहें कमान तन गई। आकाश ने उसकी चाय खत्म कर दी। उसे देखते हुए उठते हुए बोला, आज सारा होमवर्क ठीक से करना, वरना 100 बार लिखवाऊंगा। नंदिनी खींचती हुए बोली, रहोगे निरा बंदर के बंदर ही। ये सब हम इनकी सेहत के लिए करते हैं, पर ये कि इनको सब मजाक लगता है। हम ही पागल है जो इनके लिए दिन भर अपना सर खपाते रहते। आने दो पिताजी को, ना डांट पड़ गई तो हमारा नाम भी नंदिनी नहीं। वो तैयार होने चली गई। इधर आकाश ने चुपके से देखा, नंदिनी जाग चुकी थी। तब उसकी जान में जान आई, पर नंदिनी को इतने से भला कहाँ शांति मिलने वाली थी। उसने तो कुछ और ही ठान लिया था। तैयार होकर वो आकाश से बोली, आप बस हमें केतकी के घर पहुंचा दो, हम वहां से उसी के साथ चले जाएंगे। पर प्रोफेसर साहब ने कहा था तुम्हें स्कूल तक छोड़ूं। नहीं, हम पहले केतकी के घर जाएंगे। आकाश ने कहा, ठीक है, मुझे क्या, छोड़ दूंगा, अब चलो। नंदिनी चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। आकाश ने रास्ते में देखा नंदिनी चुपचाप थी। नंदिनी, क्यों ना तुम गाड़ी चलाना सीख लो, फिर तुम और तुम्हारी वो मटकी साथ जाना स्कूल। मटकी? कौन मटकी? अरे वही तुम्हारी सहेली। देखो आकाश, तुम हमारी सहेली का नाम मत बिगाड़ो, उसका नाम केतकी है।
हाँ, हाँ, वही मटकी। आकाश कहते-कहते चुप हो गया। इतने दिनों से पहली बार उसने सीधे आकाश का नाम लिया था। आकाश को उसकी जुबान से अपना नाम सुनना अच्छा लगा, पर वो चुप रहा। देखो हमारी सहेली का नाम ठीक से लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो बड़ी खूबसूरत हो। हाँ तो है तो सही, पर तुमने कहाँ देखा उसे? देखा है, थोड़ी मोटी-सी, छोटी-सी, रंग जामुनी और बाल जैसे वो। जैसे क्या? तुम उससे मिले भी नहीं और ऐसी बातें कर रही हो? वो तुनक कर खिड़की से बाहर देखने लगी। ठीक है परमेश्वरी, नहीं कह रहा कुछ, अब तो शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाए? एक तो हमारी चाय पी ली, ऊपर से हमारी सहेली की बुराई कर रहे हो। जैसे तुम्हारे सारे दोस्त हैं वो कल्लू, मल्लू, चिंपू वैसे ही समझ रखा है। अरे अरे, ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे तो 3 दोस्त हैं, उमाकांत, श्याम और हेमंत। हाँ तो हो गए ने कल्लू, मल्लू और चिंपू। ओह, तो तुम बदला ले रही हो। जो मर्जी समझ लो, पर अभी गाड़ी दाएं ले लो। आकाश ने हंसते हुए गाड़ी दाएं मोड़ी। अपने गांव में एक ठाकुर साहब के यहाँ भी उसने गाड़ी चलाना सीखा था। बदले में वो उससे अपने काम करवाते, उसकी जरूरत की किताबों का इंतजाम करवा देते। थोड़ी देर में आकाश और नंदिनी केतकी के घर पहुंच गए। केतकी नंदिनी की हम उम्र थी। आकाश को देखते ही वो नंदिनी के कान में कहने लगी, तो क्या यही है वो पगलेट परदेसी? हाँ रे, पर अब ये परदेसी नहीं रहा। पिताजी ने इसे हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी है और अब तो ये हमारे दोस्त भी बन गए हैं। हमारे मास्टर जी भी यही हैं। पर क्या, आज इन्होंने बहुत बुरा किया। ऐसा क्या किया? कहीं तुम्हें छेड़ा तो नहीं? क्या बकवास कर रही हो? भला वो मुझे क्यों छेड़ेंगे? अब ये तो वही जाने। केतकी बोली, तू चुप कर, ये तो वही जाने। वो केतकी की बातों की नकल करती हुई बोली। अब तक आकाश वहां से जा चुका था। केतकी को नंदिनी ने बताया कि आकाश कविता लिखता है और उसके जन्मदिन पर वो उसके लिए बहुत ही प्यारी कविता लिखेगा और केतकी के जब लड़के वाले देखने आएंगे तब भी वो उससे कविता सुनवाएगा। ये सुन केतकी बोली, तो सच में बावली है। अब चल स्कूल चलते हैं। ठीक है चलते हैं, पर तूने मुझे बावली क्यों कहा? वो सब बाद में बताऊंगी, अभी चल, वरना मास्टर जी आज फिर गेट के बाहर खड़ा कर देंगे। मास्टर जी की ऐसी की तैसी, आज उन्होंने अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो उनकी अम्मा की कसम उन्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्कूल के लिए चल दी। दोनों 10वीं कक्षा की छात्र थी और बचपन की सहेलियां हैं। नंदिनी के स्कूल जाने के बाद आकाश अपने कॉलेज गया। एक्सीडेंट के बाद आज वो कॉलेज आया। उसे देखते ही उसके दोस्तों ने घेर लिया। हेमंत बोला, क्या हुआ आकाश? तुम तो प्रोफेसर साहब के परमानेंट मेहमान बन गए हो। इतने दिन हो गए कॉलेज भी नहीं आया। तुम लोगों को बस यही सोचता है, ये नहीं कि इतने दिन नहीं आया तो खबर तो ले लो। हाँ हाँ, हमें पता है तुम्हें चोट आई थी। अरे वाह, ये पता कि चोट लगी पर हालचाल जानने कोई नहीं आया। यार आना तो चाहते थे, पर सुना है वो प्रोफेसर साहब की बेटी नंदिनी बड़ी ही अक्खड़ है। अच्छा ये बताओ, उसने तुम्हारी कितनी क्लास ली? मेरी क्लास क्यों लेगी? वो तो बस अनाड़ियों की क्लास लेती है। फिलहाल तो उल्टा मैं उसे क्लास देने लगा हूँ। अनाड़ी कौन बे? हम तुम्हें अनाड़ी दिखते हैं क्या? आकाश हंसता हुआ बोला, अरे यारो, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ वो नटखट है, तेज भी है, पर बहुत बचपना है अभी उसमें। ओहो, बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए हो उससे। वैसे प्रोफेसर साहब ने तुम्हारे भविष्य का ठेका तो ले ही लिया है, अब किस बात की चिंता है? हाँ यार, बात तो एकदम सच्ची है। अगर प्रोफेसर साहब ना होते तो इस शहर में मेरा गुजारा नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मेरे रहने खाने का भी उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया। मैं उनका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता और ना ही ये कर्ज कभी उतार पाऊँगा, पर कभी मौका मिला तो इस एहसान का कर्ज ज़रूर उतारूँगा। ठीक है भाई, पहले ये सुन के तेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या-क्या हुआ? अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों इतना चाहक रहे हो? यार क्या बताऊँ, वो मखमल का रुमाल, वो सुरमई शाम, वो सुबह की पहली मुस्कान, वो नवंबर की ठंड, वो फागुन में टेसू है, वो सावन की पहली बारिश है वो। बस बस यार, क्या बके जा रहे हो? कौन है ये? किसकी तारीफ में ये कसीदे पढ़े जा रहे? अरे यार, उसे देखेगा ना तो अगले ही पल तू भी उसके नाम की धुनी रमाएगा और माला जपेगा, सब भूल जाएगा। ना सुबह की खबर, ना शाम का इल्म, बस एक ही बात कहेगा, सुभान अल्लाह। आकाश हंसता हुआ बोला, तुम लोग ठेके पर तो नहीं जाने लगे हो, फिर लाल बत्ती के चक्कर लगाए हो? मेरे यार आकाश, ना वो शराब में वो नशा है, ना उस जैसी कोई हसीना।
तो इतने दिन तुम लोग इसी के जाल में उलझे थे और तभी मेरी याद नहीं आई, बस कुछ ऐसा ही समझ लो भैया। उमाकांत ने दिल पर हाथ रखकर ठंडी आहें भरते हुए कहा तो आकाश बोला, ठीक है, तुम लोग करो उसकी तारीफ में चला, और ये कहकर वो उठकर चल दिया। श्याम चिल्लाया, ओ विश्वामित्र, नाम तो सुनता जा, मेरी तपस्या भंग न हो जाए तो तू जो कहे सो हारूं, मुझसे उसकी कोई जरूरत नहीं। आकाश ने जाते जाते दूर से ही हाथ हिलाया। श्याम ने कहा, गधा है ये, गधा। तब उमाकांत ने कहा, गधा नहीं है भैया, जब वो जलपरी इसके सामने आएगी ना, तब इसके भी तोते उड़ जाएंगे, फिर हम पूछेंगे। यह कहकर तीनों दोस्त हंसने लगे। आकाश लाइब्रेरी जा रहा था क्योंकि उसने शुरू के 2 क्लास खाली थे। वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। इतने दिनों से उसने कोई खास पढ़ाई नहीं हुई थी, तो वो चाहता था जितनी जल्दी हो सके पिछला सारा कवर कर ले। जैसे ही उसने लाइब्रेरी में कदम रखा, एक भीनी सी खुशबू उसकी सांसों से होती हुई उसके दिल में उतर गई और उसके कदम लाइब्रेरी के दरवाजे पर ही रुक गए। कोई बहुत ही महंगा इत्र लगाकर आया, पर कौन हो सकता? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजाने चेहरे थे। उसने सरसरी नजर से एक बार सबको देखा, पर समझ नहीं आया। वो अंदर आ गया। उसने अपनी सीट पर जाने लगा। आकाश रोज नियम से लाइब्रेरी जाता था, इसीलिए उसकी एक सीट फिक्स हो गई थी। सब जानते थे कि आकाश वहीं बैठता है, खिड़की के पास, और अब कोई वहां बैठता भी नहीं था। पर ये क्या, आज तो उसकी इस सीट पर किसी ने कब्जा कर लिया है। कौन है? आकाश उसे पीछे से देख रहा था। कमर तक लहराते खुले बाल, रंग ऐसा गोरे, एक कहीं दिल भर को भी दाग नहीं था। अब आकाश को ये समझ आ गया था कि वो दिलकश खुशबू इन्हीं मोहतरमा से आ रही थी, क्योंकि जब वो नजदीक पहुंचा तो खुशबू तेज हो गई। आकाश कुछ देर तक खड़ा रहा, पर उसे ये नहीं कहा गया कि ये सीट मेरी है। वैसे भी पब्लिक प्लेस है, कोई उसने खरीद थोड़ी रखी है, कोई भी बैठ सकता है। इसीलिए वो चुपचाप वहीं बगल में एक दूसरी खाली सीट पर बैठ गया। पर यहाँ से उस लड़की का आधा चेहरा दिख रहा था। आकाश ने मन ही मन कहा, ये तो कोई नया चेहरा जान पड़ता है। क्या अभी कोई आया? पर मुझे क्या? मैं क्यों यह सब सोच रहा हूँ? और ये सोचकर वो फिर अपनी किताबों में ध्यान लगाने लगा। लेकिन न चाहते हुए भी बार बार उसकी नज़र उस लड़की पर पहुंच जाती। वो बार बार सोच रहा था, क्यों ना जाकर कह दूं कि ये मेरी सीट है। ठीक है, पब्लिक प्लेस है, पर इतने दिनों से तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, कोई नहीं बैठता। इनको पता तो होना चाहिए कि मेरी क्या हैसियत है कॉलेज में। वो अपनी सीट से खड़ा होता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर वापस बैठ जाता है। इन सबसे परे वो लड़की उस किताब में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसे अपने आसपास होने वाली किसी भी हलचल की कोई खबर नहीं लगी। फिर आकाश ने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया और किताबों में गुम हो गया। 1 घंटा कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसके बाद उसने भी अपनी सभी कक्षाएं ली और 4 बजे के करीब कॉलेज से निकलकर वो सीधा प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा बैठक में कोई है। नंदिनी उसके ठीक सामने बैठी थी, बड़ा ही घुल मिलकर बातें कर रही थी। किसी लड़की की आवाज आ रही थी। भला कौन आया होगा? कहीं प्रोफेसर साहब का कोई रिश्तेदार तो नहीं? मुझे क्या देखकर क्या सोचेंगे, कैसा बेगैरत इंसान है। और वैसे भी प्रोफेसर साहब ने खुद ही मुझे कहा है। वो खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी नंदिनी चहकती हुई बोली, अरे मास्टर जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, मेहमान आए हैं। आकाश मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और नंदिनी ने उससे परिचय करवाते हुए कहा, ये है मिस सुजैन, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। वाह जी वाह, आप कैसे पहचानेंगे? क्या आप इनसे पहले मिल चुके हैं? नहीं तो फिर काहे का दिमाग लगा रहे हैं? हम है ना, बताते हैं। ये मिस सुजैन है, और मिस सुजैन ये है आकाश बाबू, यानी कि हमारे मास्टर साहब। आकाश ने सुजैन को देखा तो उसे पहचानने में देर न लगी। उसने कहा, आप कॉलेज आई थी क्या? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने आपको वहाँ देखा था। अच्छा, तो आप दोनों मिल चुके हैं और हम यहाँ खामखा प्रवचन दिए जा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं। नहीं नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ देखा है, सिर्फ मैंने देखा। परिचय तो अब हुआ। ठीक है, तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं। तो आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है? नहीं नहीं, मैं एक बुक शॉप चलाती हूँ और प्राइवेट पढ़ाई कर रही हूँ। आपने कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया? सुजैन मुस्कुराई, जैसे वो सच नहीं बताना चाहती। फिर बोली, कुछ लोगों की किस्मत में वो सब कुछ नहीं होता है। आकाश को लगा जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। उसने माफ़ी मांगी। तब सुजैन ने बताया, मेरी माताजी बीमार रहती है, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। अगर मैं दिन भर के लिए कॉलेज चली जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरा एक भाई है जो मानसिक रूप से विकलांग है, मुझे उसकी भी देखभाल करनी होती है, घर का खर्च भी चलाना होता है।
बुक शॉप से मेरी ठीक-ठाक कमाई हो जाती है और मैं घर पर रहकर दोनों की देखभाल भी कर सकती हूँ, इसीलिए कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। सुजैन की बात सुनकर आकाश को अपने ऊपर कोफ्त होने लगी। एक लड़की होकर ये दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही है, अपनी पढ़ाई भी कर रही है और अपने परिवार को भी देख रही है, और एक मैं हूँ कि कुछ करने की बजाय आकर बैठ गया प्रोफेसर साहब के रहमो करम पर। लानत है तुझ पर आकाश। आप क्या सोच रहे हैं? सुजैन ने कहा तो वो बोला, कुछ नहीं, आप वाकई बहुत बहादुर है। नंदनी इतनी देर से इन दोनों की बातें सुन रही थी, पर उसे लगा कि आकाश उसे भाव नहीं दे रहा। तब उसने कहा, तुम दोनों लोग ये भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ। हाँ परमेश्वरी, जानता हूँ तुम भी यहीं बैठी हो, कुछ सीखो इनसे, हर वक्त शरारत करती रहती हो। नंदनी ने आंखें तरेरी और कहा, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, नंदनी बहुत ही प्यारी है। आपके आने से पहले इसने मुझे बहुत अच्छे से बिठाया और चाय भी पिलाई। देखा, सुन लिया, आपने तो जैसे कसम खा रखी है हमारी बुराई ही करेंगे, इसीलिए हमें आप पर बहुत गुस्सा आता है। और यह कहकर वो चली गई। आकाश ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था उसकी आदत और उसे मना भी लेगा। कहिए मिस सुजैन, कैसे आना हुआ? जी दरअसल मुझे कुछ किताबें चाहिए थी। नंदनी के पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं। चारबाग के पास ही हमारा घर है। उनसे बात हुई तो उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि मैं किताबें आपसे ले लूं। ये कहते हुए उसने एक पर्ची थमा दी जिस पर किताबों के नाम लिखे हुए थे। प्रोफेसर साहब की निजी लाइब्रेरी थी, उसकी जिम्मेदारी भी आकाश को मिल गई थी। आकाश ने उन्हें वहीं बैठने के लिए कहा और खुद लाइब्रेरी से किताबें निकालने चला गया। इसी बीच नंदनी जूस लेकर आई और बोली, आप बहुत भोली लगती है, इसीलिए आपको पता नहीं, इस मास्टर साहब से बच के रहना। वो तो हमारे पिताजी पर इन्होंने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, वरना हम इन्हें अपने घर में एक सेकंड भी नहीं रहने देते। कितना चिल्लाते हैं, क्या बताएं हम आपको, सुजैन ने कहा। पर प्रोफेसर साहब ने तो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। वही तो मैंने कहा ना, मेरे पिताजी पर कोई जादू कर दिया है, पर आप इनसे दूर ही रहना। अब हमारा काम था बताना, तो हमने बता दिया, बाद में मत कहना कि नंदनी ने बताया नहीं। इतने में आकाश किताबें लेकर आ गया। उसे देखते ही नंदनी चुप हो गई। सुजैन कभी नंदनी को देखती तो कभी आकाश को। आकाश भी सोच रहा था ये दोनों ऐसे क्यों देख रही है। फिर उसने सुजैन को किताबें देते हुए कहा, एक किताब कल मैं आपको दे दूंगा, मुझे आज कुछ जरूरी नोट तैयार करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाह, बड़ी जल्दी किताबें आ गई। मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए, शाम हो रही है, रास्ता बहुत खराब है और आजकल का माहौल भी। आकाश ने कहा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुजैन ने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आज की लड़की हैं, पढ़ी लिखी, आप जा सकती है। चुप रहो, आकाश ने उसे डांटा। अंधेरा हो रहा है और इनका घर भी दूर है। तुम चुपचाप अपना होमवर्क करो, मैं इन्हें छोड़कर अभी आता हूँ। आइए सुजैन जी, ये कहकर वो सुजैन को छोड़ने चला गया। लेकिन नंदिनी की आंखें भर आई, अब पता नहीं क्या होगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा हमारी प्यारी सी चुलबुली नंदिनी और आकाश की जिंदगी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और हाँ, कमेंट करके बताना आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।